नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाओस में संबोधन 20 साल में बदल गया है भारत। वैश्विक समुदाय से न्यू इंडिया में साझेदार बनने की अपील, कहा सभी संस्कृतियों का है स्वागत। विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री ने पेश की भारत की मजबूत आर्थिक तस्वीर। तकनीक, जलवायु परिवर्तन, जीडीपी और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर खास शैली में रखा पक्ष। कहा 2022 में भारत के युवा नौकरी मांगने की बजाय देंगे रोजगार। टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत आसियान बढ़ाएंगे सहयोग। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा हथकरघा और हस्तशिल्प सेक्टर को मिलेगी मजबूती। आसियान प्रतिनिधियों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में उछाल। निफ्टी पहली बार 11,000 के पार। सेंसेक्स 36,000 के ऊपर बंद। निवेशकों का बढ़ा भरोसा। और फिल्म पद्मावत पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने के आदेश में बदलाव से इनकार। 25 जनवरी को फिल्म होगी रिलीज। भारत आसियान नए नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस खबर पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दाओस में विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री ने दाओस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में बदलते भारत की मजबूत आर्थिक छवि पेश की। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबार करना अब सबसे आसान है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्वीकरण के सिकुड़ते दायरे को चिंता का सबब बताया। उन्होंने खेमों में बटी दुनिया के लिए एकजुटता का मंत्र भी रखा। साथ ही 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक के उद्घाटन सत्र में भारत की नई आर्थिक तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 साल में उनकी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता चुना। उन्होंने बताया कि भारत अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव कर रहा है, जिसके चलते भारत में निवेश करना, यात्रा करना, उत्पादों का निर्माण और निर्यात करना पहले की तुलना में बहुत आसान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र, युवा आबादी और नीतियों में गतिशीलता को मिलाकर विकास के सपने को साकार किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं तो भारत में आइए। अगर आप हेल्थ के साथ जीवन की होलनेस यानी समग्रता चाहते हैं तो भारत में आए। अगर आप प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस चाहते हैं तो भारत में आए। आप भारत आए, भारत में हमेशा आपका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्वीकरण के सिकुड़ते दायरे को दुनिया के सामने 3 बड़ी चुनौतियां बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों के बीच अच्छे और बुरे के बनावटी भेद को एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण की चमक फीकी पड़ती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध इस चिंताजनक स्थिति का हल अलगाव में नहीं है। इसका समाधान परिवर्तन को समझने और उसको स्वीकारने में है। बदलते हुए समय के साथ चुस्त और लचीली नीतियों का स्वीकार करने में है, बनाने में है। प्रधानमंत्री ने बटी हुई दुनिया को एकजुट करने के लिए 4 सुझाव भी दिए। इनमें विश्व की बड़ी ताकतों के बीच सहयोग के संबंध स्थापित हों, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पालन हो, विश्व के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित संस्थानों में तुरंत सुधार हो, साथ ही
विश्व की आर्थिक प्रगति में और तेजी लाना भी शामिल है। A predictable, stable, transparent and progressive India will continue to be the good news in an otherwise state of uncertainty and flux. An India where enormous diversity exists harmoniously will always be unifying and harmonizing force. 2 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच को संबोधित किया है। इससे पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने फोरम को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तब भारत की जीडीपी महज 400 अरब डॉलर की थी, जो अब 6 गुना बढ़ चुकी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाओस में इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल के कार्यक्रम में वो शरीक हुए। यहाँ पे उन्होंने दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कारोबार का माहौल सकारात्मक होता जा रहा है और दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर बात हुई। कई भारतीय कंपनियों के प्रमुख विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फिलहाल दावोस में हैं। और कुछ और अहम खबरों पर नजर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत और आसियान मिलकर टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत आसियान संबंधों पर हुई कार्यशाला में उन्होंने इसे नए युग की शुरुआत बताया। इस मौके पर भारत के टेक्सटाइल की खूबियों को बताने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को दिल्ली में टेक्सटाइल्स क्षेत्र में भारत आसियान संबंधों पर सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान आपस में मिलकर कपड़ा उद्योग को अधिक प्रोत्साहन दे सकते हैं। I am hopeful that today's program is the beginning of a new era in the textile sector, a new friendship that can be forged to ensure that we give better manufacturing opportunities, better wage opportunities, and also help strengthen our legacies in the handloom and handicraft sector. आसियान भारत बिजनेस काउंसिल फोरम में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों के लिए टेक्सटाइल्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के टेक्सटाइल्स कारोबार को बढ़ावा देना है। The policy of Act East policy of government Indian is the good one. It's very important, and the ASEAN is support for this policy. Act East policy does mean the bridge between Indian and ASEAN through Northeast. You see, Northeast. This is the issue of the connectivity, the air connectivity, the road connectivity, and the maritime connectivity. लाओस के राजदूत का कहना है कि भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे बनने के बाद भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर से आए कारोबारी भी इससे सहमत नजर आते हैं। ये इसके वजह से हम लोग का बहुत सुविधा मिलेगा। मतलब ये हमारा मणिपुर का जो बना हुआ हैंडलूम का प्रोडक्ट है, ये तो सिर्फ इंडिया के अंदर से बेचने से वजह से आउटसाइड कंट्री में भी, एशियन कंट्री में भी सेल कर सकेगा। I think the roadways, it's making us like connect more easily to the other countries and show our products and many other things, like to learn from them also and to show our things like. छोटे उद्यमी और रेशम कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि आसियान प्रतिनिधियों को उनके उत्पाद काफी पसंद आ रहे हैं। हमारी ट्रेडिशन क्या रही है टेक्सटाइल्स में, सिल्क टेक्सटाइल्स में, हैंडलूम टेक्सटाइल्स में, और कितने सालों पुरानी रही है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रदर्शनी को लेकर लोगों में जोश नजर आ रहा है। साथ ही वो यहाँ पेश किए गए उत्पादों में काफी रुचि दिखा रहे हैं, जो भारत और आसियान देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों के गवाह हैं। विनीत दीक्षित, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेश के लिए खोल दिया है। आसियान भारत व्यापार और निवेश की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में छाई आर्थिक सुस्ती का भारत में असर नहीं पड़ा।
वित्त मंत्री ने भारत और आसियान के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आसियान के साथ सहयोग में अहम भूमिका बताई। इससे निवेश, व्यापार और संपर्क बढ़ाने में काफी मदद मिली है। This confidence of the new India is that it is getting globally integrated. And this opening out in terms of trade, opening out in terms of investment, has certainly brought not only additionality of resources as far as India is concerned, but significantly improved upon India's own competitive strengths. और इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय शंकर, पूर्व सचिव उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। सर, आपका राज्यसभा टीवी में। सर, आसियान भारत जो है वो अपने रिश्तों के 25वीं वर्षगांठ जो है वो इस बार मना रहे हैं और व्यापार और सामरिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आसियान आज आसियान प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ टेक्सटाइल का। खासकर अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं, चूँकि स्मृति ईरानी जी ने भी कहा है कि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आसियान के साथ रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 21वीं सदी जो है वो एशिया की सदी है जी। और एशिया में आसियान एक बहुत बड़ा गुट है देशों का, जहां आर्थिक विकास की गति तेज़ है और जहां की संभावनाएं बहुत हैं जी। भारत अभी तक विकसित राष्ट्रों की ओर देखता रहा है, यूरोप और अमेरिका, और अब वास्तविकता ये है कि वहाँ बहुत अधिक विकास की संभावना नहीं है और वहाँ का मार्केट भी अब बहुत बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये आवश्यक था कि अब हम लुक ईस्ट करें और आसियान की ओर देखें। बिल्कुल। और कपड़े के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में देखना और भी आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत में मजबूती है और इसमें रोज़गार बहुत लोगों को मिलता है जी। तो इसलिए इस क्षेत्र के विकास की ओर अगर हम और ध्यान दें तो हमारे यहाँ जो एक विकास होगा जिसमें कि सब लोग शामिल हो सकें, छोटे से छोटे लोग गांव में जो हाथकरघा में भी काम करते हैं, छोटे मिलों में काम करते हैं, छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां कपड़े सिले जाते हैं, तो हर तरफ से इसमें फ़ायदा है। और आसियान के अगर और हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा मार्केट है, ये बढ़ रहा है जी। तो दोनों तरफ के रिश्तों में फ़ायदा है। दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी देश हैं और ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो हमारे उनके साथ सांस्कृतिक संपर्क बहुत अच्छे थे। तो इसलिए जो हमारी परंपरागत डिज़ाइनें हैं, जो हैंडलूम्स हैं, तो उनका उनके लिए आकर्षण होना थोड़ा स्वाभाविक है। तो एक बहुत बड़ा ये अवसर है हमारे लिए और ये तो अच्छी बात है कि आज इस पे एक बहुत बड़ा कदम लिया गया। बिल्कुल। लेकिन क्या चूँकि भारत जो निर्यात करता है आसियान को, खासकर टेक्सटाइल के क्षेत्र में, इसे लेकर जितनी उम्मीद की गई थी उस गति से वो नहीं बढ़ा, तो क्या इसके पीछे आप कुछ खास कारण मानते हैं और इसे गति देने के लिए किन चीज़ों की या किन कदमों को उठाए जाने की ज़रूरत है? ये तो समीक्षा करके कुछ कदमों की उठाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो कदम उठाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम जो बने हुए कपड़े हैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, और वो ध्यान देना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो हमारे यहाँ रोज़गार भी बहुत उपलब्ध होगा और वहाँ का जो बढ़ता हुआ मार्केट है वहाँ हम सिले हुए कपड़े दे सकते हैं। तो परंपरागत हैंडलूम्स के अलावा हमें ये फिनिश्ड मॉडर्न ड्रेसेस हैं जो कि नए मॉल्स में दिखते हैं, तो वहाँ भी हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए और हिम्मत के साथ करना चाहिए और अपनी छवि बनानी चाहिए आसियान के मार्केट में और विश्व के मार्केट में। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मेक इन इंडिया पर खासा जोर है। और अगर मैं टेक्सटाइल क्षेत्र की बात करूं तो जैसा कि आप कह रहे थे कि उन क्षेत्रों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है जहां पर रोज़गार की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो मेक इन इंडिया के ज़रिए हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम दूसरे देशों को किस तरीके से अपने टेक्सटाइल के क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं, उसके व्यापार के लिए, निर्यात के लिए? इसमें आप ये ध्यान दें कि चीन का निर्यात हमसे करीब 6 गुना है जी, और उनके यहाँ अब जो मजदूरी के दर हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो टेक्सटाइल्स का, गारमेंट्स का जो काम उनके यहाँ होता था वो वहाँ से बाहर निकल रहा है जी।
तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि उसका बड़ा से बड़ा हिस्सा हम ले लें जी। और आवश्यक है, जैसे मैंने कहा, कि सिले हुए कपड़े जो आधुनिक ढंग के हैं, जो मॉडर्न सूट्स हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, उनका यहाँ पर उनकी सिलाई हो और उसका भी हम निर्यात करें। साथ साथ हमारी जो परंपरागत हैंडलूम्स हैं उसमें भी बड़ी संभावनाएं हैं और उसको लेके नए नए डिज़ाइंस हमारे यहाँ बन रहे हैं, हर तरह के कपड़े और फैब्रिक और फर्निशिंग्स बन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें निवेश मिले कपड़ों के सिलने में, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध होता है। बिल्कुल, यानी कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में आसियान देशों के साथ असीम संभावनाएं हैं। इस पूरी बातचीत के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीस साल बाद दावोस में भारतीय प्रधानमंत्री, देश की आर्थिक ताकत का बजा डंका। योग से लेकर निवेश पर दुनिया ने किया भरोसा। देखिए दावोस में भारत का परचम। देश देशांतर आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार हर दिन नए शिखर पर पहुंच रहा है। सेंसेक्स पहली बार 36,000 के पार पहुंचा और बंद भी हुआ। वहीं निफ्टी पहली बार 11,000 के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहा। मंगलवार को सेंसेक्स करीब 342 अंकों की मजबूती के साथ 36,140 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 117.5 अंकों की उछाल के साथ रिकॉर्ड 11,084 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, आईटी और कैपिटल गुड्स के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला। मंगलवार को जब शेयर बाजार खुले तो उनके पास उत्साह के कई कारण थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की प्रगति पर विश्वास की मोहर लगाते हुए कहा कि वो 2018 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। उसके अनुमान के मुताबिक इस दौरान भारत की विकास दर 7.4% रहेगी, जो चीन से कहीं ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अमेरिका में ही शटडाउन खत्म हो गया। इन दो बूस्टर्स ने खुलते ही सेंसेक्स को 36,000 के पार और निफ्टी को 11,000 के पार पहुंचा दिया। Market on roll is basically Indian success story. As happened in the World Economic Forum, we can see how the Indian Prime Minister has been able to demonstrate India's success story. It's a country which is happening. It's a country with a destination. It's a country where people need to invest more and more. And as I see, it's India showcasing their success story and more on the economic growth. ऐसा नहीं था कि ये तेजी सिर्फ बड़े और ब्लू चिप स्टॉक्स में थी। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा, स्मॉल कैप करीब 0.25% और बीएसई 200 करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। इस तेजी में 260 कंपनियों के शेयरों ने ऊपरी सर्किट तोड़ा। शेयर बाजार के बेहतर प्रदर्शन के बाद रुपए की कीमत भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ 63.77 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। Because markets are always forward looking, so that's why Sensex and Nifty are showing the good results and good growth and good jump, making all time highs again and again. So that is the reflection that coming time is good for us. अमेरिका में शटडाउन के हालात खत्म होने के बाद दूसरे एशियाई शेयर बाजारों में भी मंगलवार को उछाल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो बाजार की नजर गुरुवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की होने वाली बैठक पर टिकी है। इस बैठक में बैंक की भविष्य की मौद्रिक नीति पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रकाश रावत नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। मंगलवार को उन्होंने कार्यभार संभाला। अचल कुमार ज्योति का कार्यकाल खत्म होने के बाद ओम प्रकाश रावत को ये जिम्मेदारी दी गई। अशोक लवासा ने भी चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता नव विक्रम सिंह ने।
हमारे साथ हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं पदभार ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद। सर, पहला सवाल पूछना चाहूँगा, 2018 एक अहम साल है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव। ऐसे में क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिच ट्रेडिशन रहा है फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने का, उसको मैं आगे बढ़ाऊं कमीशन के सहयोग से, ताकि फ्री फेयर इलेक्शंस होते रहें। और दूसरे क्या है, 2019 में पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शंस ड्यू हैं, तो उसके लिए भी तैयारी 1 साल पहले से शुरू होती है। तो उन तैयारियों को भी बड़े मजबूती से, एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जाए। जी सर, अगर आज के दौर में बात करें तो तकनीक के लिहाज से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लेकर वीवीपैट से लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग ने उन्हें मॉनिटरिंग करना शुरू किया है। अब आगे 2019 में बदलाव के इस दौर में क्या इन पर जो तकनीकी जो पहलू हैं, इन पर ख़ास नज़र होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे हमें अपना लीगल फ्रेमवर्क, हमें अपना इलेक्शन कंडक्शन का फ्रेमवर्क, इन सबको रीअलाइन करना है और इंश्योर करना है कि हमारे सारे वोटर्स वो वेल इन्फॉर्म्ड हों, उनका जो चुनाव में भागीदारी है वो पूरी तरह सुनिश्चित हो। इसके लिए पूरे प्रयास करते हैं। सर, एक सवाल कि आज़ादी के बाद से अगर बात करें तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर कभी सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन बीते दिनों की अगर बात करें तो प्रक्रिया पर कुछ सवाल कुछ दलों ने उठाए। हालांकि अब कुछ दलों ने ख़ास तौर पर जो चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई सख्त रुख रखेगा या फिर किस तरीके से आप अगला कदम उठाएंगे? मैं कुछ दूसरी तरह से बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अपने लर्नेड हिस्टोरियन हैं डॉक्टर रामचंद्र गुहा, उन्होंने कहा है कि अगर आज़ादी के 70 साल में भारत का कोई भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो वो है कंडक्ट ऑफ फ्री, फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ये छोटी छोटी बातें जो आती हैं, जब भी आप कोई भी इवन मैच अगर हो रहा होता है उसमें रेफरी अगर कोई भी निर्णय दे रहा तो उस पर भी आलोचना लगती है, तो ये तो स्वाभाविक है और ये हमेशा होता रहेगा। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करना, उसमें लोगों का परसेप्शन उनके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के आधार पर होता है और उन्हें अगर 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ भी उसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिशियन कभी हार नहीं मानना चाहता, तो वो ये सोचता है कि पब्लिक के सामने हम कोई ना कोई जस्टिफिकेशन प्रोपेगेट कर दें कि जिससे ये ना लगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जी सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि बड़े जोर शोर से इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके अलावा चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात हुई, पार्लियामेंट में भी ये बात चली, तो इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख है? नहीं, चुनाव आयोग का तो स्थापना ही इसलिए हुई है कि आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना है। दैट्स द ओनली लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किस तरह कराना, क्या कराना, ये संविधान और कानून में होता है जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। तो जब संविधान और कानून उस तरह का होगा तब चुनाव आयोग अपना रोल पूरा करेगा। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ तौर पर कहना है कि फ्री और फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग की प्राथमिकता होगी। कैमरामैन शिव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो करों का भुगतान करे, जिससे सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्यों को रफ्तार मिल सके। उपराष्ट्रपति ने आज हैदराबाद के कॉलेज के कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और युवा शक्ति की देश के विकास में बड़ी भूमिका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को हैदराबाद में केशव मेमोरियल कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने यहां वित्त और मार्केटिंग क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों पर हुए सेमिनार को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मध्यम वर्ग और युवा देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Expanding middle class will be the key driver of India's economic growth in the coming years. The large population of India, about 65% remaining under 35 years. The need of our is to take full advantage of these demographic numbers by creating adequate job opportunities for young population. उपराष्ट्रपति ने सरकार की ओर से नोटबंदी और जीएसटी समेत आर्थिक सुधारों का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक सुधार और कर चोरी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। शासन में पारदर्शिता से जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो करों का भुगतान करे। Expansion of formal economy will naturally lead to increased tax collections, higher revenues to the government, which in turn will be used to accelerate development, building roads, schools, hospitals, other essential infrastructure. While tax evasion has to be dealt with sternly, it should be ensured that there is no unnecessary harassment of the taxpayer by overzealous officials. उपराष्ट्रपति ने छात्रों के लिए कौशल विकास के साथ ही मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया, जिससे वे भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहें। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। फिल्म पद्मावत की रिलीज के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों राज्यों ने फिल्म के रिलीज होने पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए अदालत के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सोमवार को याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत ने अपने 18 जनवरी के आदेश में किसी तरह के बदलाव से इनकार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।